राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज हम बात करेंगे कि क्या बीजेपी 2026 में बंगाल जीत रही है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, नैरेटिव्स क्या हैं, मुद्दे क्या हैं और क्या कठिनाइयां आने वाली हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि बंगाल वो निर्णायक युद्ध होने जा रहा है जो एक चीज सेट करेगा कि क्या भाजपा अब पूरे भारत में एक्सेप्टेंस पा रही है। भाई 2014 से 2025 तक भाजपा करीब करीब सिर्फ साउथ इंडिया और बंगाल छोड़ दिया जाए तो हर जगह या तो सरकार में आई है या रिपीट की है। जहां नहीं थी वहां आ गई है और जहां थी वहां रिपीट की है। मतलब भाजपा पिछले 11 साल में लगातार ग्रो ही कर रही है। देखिए, 2024 के चुनाव में 240 सीट आ जाने से बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है। वो भाजपा की कुछ अपनी अंदरूनी खामियां थी, उसका खामियाजा हमने भुगता। लेकिन उसके बाद भी हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं। उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र उसने एकदम क्लियर कर दिया। उसके बाद बिहार ने तो आपको पता ही है, चार चांद लगा दिए कि बीजेपी लगातार ग्रो कर रही है और अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर रही है, उनके किले नेस्तो नाबूद कर रही है। वो किले जीत रही है, वो युद्ध जीत रही है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, चुनाव ना भाषणों से नहीं होते हैं, चुनाव होते हैं आंकड़ों से, जनसंख्या से और वोट के गणित से। आज इस वीडियो में हम यही बातें करेंगे कि आप बंगाल की डेमोग्राफी, बंगाल में जो जनसंख्या का जो खेल है ना, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मुसलमान, वोटिंग पैटर्न है, 19 में क्या गेन किया, 21 में क्या गलतियां थी, 24 में क्या गलत हुआ, इस पे भी बातें करेंगे, आंकड़ों पे भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं ना कि बंगाल, देखिए राजनीति की सबसे बड़ी ना एक बात है, एक कोट है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट इमोशंस, इट इज अबाउट नंबर्स। राजनीति ये मतलब ये नंबर गेम है। वो ईवीएम के अंदर ना वोट गिना जाएगा, आपके इमोशंस नहीं गिने जाएंगे हैं। तो पिछले, देखिए बंगाल में पिछले 15 साल से तृणमूल की सरकार है और ममता बनर्जी उसका एकदम खुला चेहरा है। बंगाल में भाजपा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, आज तक ये ममता बनर्जी के बराबर का एक बड़ा लीडर नहीं खड़ा कर पाए। ये सेम प्रॉब्लम बिहार में थी कि लालू यादव के बराबर का कोई लीडर नहीं भाजपा खड़ा कर पाई। इसीलिए हमको आज भी नीतीश कुमार जैसे आदमी को ढूंढना पड़ रहा है। उसमें ये काम वैसे उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने बहुत अच्छे से किया है। वो तो शुक्र मनाइए कि योगी जैसा आदमी मिल गया है हमें, तो आज हम वहां सत्ता में काबिज हैं। तो पिछले 15 साल में सत्ता में एकदम जम चुकी हैं, ममता बनर्जी के पैर जम चुके हैं और अब तक तो एकदम अजेय है उनका किला। भाई 14 का विधानसभा लोकसभा चुनाव वो बीजेपी का बेस्ट था है। हम 18 सीट जीत गए, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ के 40 40.5% हुआ। ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, सिर्फ 22 सीट जीत पाई। वो बीजेपी का पीक था। और भाई देखिए, बहुत आक्रामक होकर चुनाव लड़ी थी बीजेपी और एकदम पूरा भाजपा ने अपना पूरा कैडर वोटर सब झोंक दिया था। लेकिन उसके बावजूद 18 सीट को मैं बहुत अच्छा रिजल्ट मानता हूं। और सिर्फ 17 लाख वोट से हम, सिर्फ मात्र 17 लाख वोट कुछ भी नहीं होता भारतीय राजनीति में। और बंगाल जैसे बड़े स्टेट में जहां 6-7 करोड़ वोट पड़ता हो, वहां 17 लाख वोट कुछ भी नहीं है। वो बीजेपी का बेस्ट था। उस वक्त ना हम सबको एक बात लगती थी कि अब बंगाल में 2021 का विधानसभा, अब तो बंगाल हम जीते पड़े, बंगाल तो अब बस बस अब 2 साल लगे रहना है और बंगाल हम जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही साबित हुई। देखिए, 2019 के इलेक्शन के बाद जो बीजेपी के कैडर के साथ, बीजेपी के वर्कर के साथ जो वहां हिंसा हुई, उसने वहां कैडर का भी, नेताओं का भी, बाबुल सुप्रियो जैसे तो पार्टी छोड़ के चले गए। जो किसी, हम कभी उनके लिए कहते थे कि वो आने वाले बीजेपी के वहां अपना सीएम कैंडिडेट होंगे, वो पार्टी छोड़ गए उस हिंसा के बाद। कैलाश विजयवर्गीय के साथ क्या हुआ था वो सबको पता है। तो वहां ना काडर का बहुत ज्यादा, मतलब काडर को हताशा हुई थी कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ उसमें इंटरफीन नहीं किया। 21 के चुनाव में हम बहुत अच्छा किए, लेकिन सिर्फ 77 सीट जीत पाई ममता बनर्जी, 48% वोट शेयर हो गया। जो ममता 40 सवा 40 सॉरी 43 साढ़े 43% वोट पे टिकी हुई थी, वो ममता 48% पे चली गई, वापस ग्रो कर गई। और हम और आप 2.5% नीचे आए। हम 38% वोट ले पाए, 77 सीट जीते और ममता बनर्जी ने
जिसको मतलब बड़ी मेजॉरिटी 215 सीट 294 में से, आप सोच सकते हैं कि मतलब 48% वोट शेयर, 215 सीट, थंपिंग मेजॉरिटी से ममता बनर्जी ने अपने आप को रिपीट किया तीसरी बार। और उसके लिए मैं सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा तक अपने कार्डर का साथ दिया होता और ममता बनर्जी के खिलाफ अग्रेसिव रहे होते तो 2021 के विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म करते। देखिए 24 का चुनाव तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक थोड़ा सेटबैक था ही, 240 सीट रह जाना, लेकिन बंगाल में वो और बड़ा सेटबैक हुआ। एक तो हमारा वोट परसेंटेज फिर 38-39% पे रह गया, ममता बनर्जी फिर 46% वोट ले गई, 29 सीट जीत गई है, हम 12 सीट पे आ गए, सीटों का बहुत मोटा नुकसान हुआ। उसके बाद से इधर भाजपा ने ना, मैं कहूंगा कि जमीन पे काम किया है, लेकिन भाजपा वहां कोई दमदार कैडर नहीं आज भी बना पाई है। इस सच्चाई को आपको और मुझे मानना पड़ेगा कि आज तृणमूल के पास ममता बनर्जी जैसा बड़ा चेहरा भी है जो अपने नाम पे वोट मांगती है। दूसरा, बंगाली अस्मिता, आपको पता ही है इनका एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। तीसरी, ममता बनर्जी के पास आज गुंडों का एक पूरा समूह है। जैसे हम कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में बिना माफिया के आप सत्ता में नहीं आ सकते, तो बंगाल में भी बिना गुंडा कैडर के आप सत्ता में नहीं आ सकते। वो कैडर हिंदू वोटरों को, बीजेपी के वोटरों को घर से निकलने नहीं देता, धमका के रखता है, उनके घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाता है और कहता है कि वोट देने चले गए तो सरकार आते ही तुम्हारी पिटाई पक्की। ममता के पास वो गुंडा कैडर है। हम लोग बातें कर रहे हैं कि वो गुंडा कैडर शिफ्ट होगा, अरे कब शिफ्ट होगा? उसको शिफ्ट कराइए भैया, राष्ट्रपति शासन लगाइए ना, लगाइए पैरामिलिट्री अगर बंगाल जीतना है तो। अभी भी कुछ नहीं गया है, अगर आज पैरामिलिट्री लगा दें, आज मोदी जी ढंग से चुनाव करा ले और हिंदू वोटर को अगर सिर्फ बूथ तक पहुंचा ले तो कुछ भी हेरफेर हो सकती है। अब आते हैं इस पूरी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, डेमोग्राफी चेंज। अब आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए बंगाल में 65% के करीब हिंदू वोटर है, कागज चाहे कुछ बोले, लेकिन बंगाल में आज हिंदू और मुसलमान 65-35 है। मुसलमान का वो जो 35% वोट है ना, उसका 100% वोट मान लीजिए, चलिए नहीं 100% तो 90% वोट मानिए कि वो बंगाल में टीएमसी को मिलता आया है, मिलेगा। एमएम और कांग्रेस बहुत थोड़ा सा डेंट पहुंचा पाते हैं, 2-4-5% वोट का। तो ममता बनर्जी के पास आज एक 30-32-33% की सिर्फ मुसलमानों का एक मुश्त वोट है, जो किसी जमाने में हम हरिजन वोट के लिए, बसपा के लिए कहते थे ना कि बहन जी के पास हर सीट पे मिनिमम 30-35 हजार वोट है यूपी की हर विधानसभा सीट पे। तो भैया आज बंगाल में ममता बनर्जी के पास हर मतलब उसको उसकी शुरुआत ही 32-33% से है। भाई मुसलमानों का 60% वोट उसको मिलने जा रहा है और मिला है, हमने देखा है। 19 में देखा, 21 में देखा, 25 में देखा, 24 में देखा, सॉरी 25 कह रहा हूं मैं, 19, 21 और 2024 में देखा। तो सब कुछ के बाद भी ममता बनर्जी के साथ वो मुसलमान वोट इंटैक्ट है, तो उसको वो 31-32% तो उसका बेस वोट है ही है उसके पास। अब उसके बाद मैं कहता हूं चलिए सिर्फ 20% हिंदू उसको वोट कर देता होगा, उसके भी बहुत सारे कारण हैं, लोकल कैंडिडेट है, और भाई ठीक है कुछ हिंदू उसको वोट करता ही है, सबको पता है। वो अगर हम ऐसे मान लेना कि मान लो 10-12% ही उसको मिलने जा रहा है, तो भी ममता बनर्जी 45% वोट पा जाएगी। और अगर एक मुश्त कोई पार्टी 45% वोट पा रही है ना, तो इसका मतलब वो फिर सत्ता में रिपीट करेगी। एक्चुअली बंगाल की डेमोग्राफी में मोदी जी सिर्फ बातें की है, काम कुछ नहीं किए। मेरी बातें हो सकता है कुछ लोग को बुरा लगे, कुछ लोग मेरी बातों से असहमत हो, हैं, तो अब ये सोच लीजिए कि भाई एक बात बताइए ना, बीजेपी के लिए बंगाल आज भी नंबर गेम के हिसाब से सेट नहीं बैठता। उसका एक बहुत बड़ा कारण है ना, भाई बीजेपी को अगर वहां बंगाल हिंदुओं का 80-85% एक मुश्त वोट मिल जाए ना, तो फिर वहां बीजेपी ये सोच सकती है कि हाँ भैया ठीक है मैं वहां रिपीट कर जाऊंगी। लेकिन एक बात बताऊं, गुजरात, यूपी, एमपी, इससे ज्यादा बढ़िया सीटें तो हमारे लिए कोई नहीं रही है ना पिछले 15-20 साल से, है? वहां भी हम 65% से ज्यादा हिंदू वोट कभी नहीं ले पाए हैं। वहां भी कांग्रेस मरते दम में भी 30-35% हिंदू वोट, 40% हिंदू वोट ले जाती है टोटल वोट का, टोटल हिंदू वोट का। तो बंगाल में हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि उनको 80% हिंदू वोट मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। ममता बनर्जी, कांग्रेस कुछ हिंदू वोट लेके जाएगी अपने साथ, और बंगाल जीतने के लिए अगर हमको 45% का आंकड़ा अगर हम पार नहीं करते हैं इस चुनाव में, तो फिर बंगाल नहीं जीत पाएंगे। और हम आज तक कभी 40.7% का वो आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे। हम आज भी 38-39% पे बैठे हैं, ममता आज भी 45-40-48% पे बैठी है। 2024 में हमने देखा ममता ने कैसे हमको चारों खाने चित किया है। और देखिए मैं बताऊं, मोदी जी ने एक बहुत बड़ी
उनकी वो ये रणनीतिक चूक कह लीजिए या उनकी मतलब जो कुछ भी कहिए कि बांग्लादेशियों की जो अवैध घुसपैठ थी वो आज भी वो बंगाल और असम में रोक नहीं पाए। ये एसआईआर जो उन्होंने अब कराया है ना, ये इनको आज से साल 2 साल पहले करा लेना चाहिए था। ये जो डिपोर्टेशन का ड्राइव उन्होंने अब शुरू किया है, ये पिछले 10 सालों में इनको एक-एक बांग्लादेशी को चिन्हित करके निकाल देना चाहिए था। उसके लिए चाहे 10 साल बंगाल और असम में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता, लगाना चाहिए था। तो कहीं न कहीं बंगाल की डेमोग्राफी इन घुसपैठियों की वजह से बहुत भाई बॉर्डर जिलों में, जितने भी बॉर्डर जिले हैं, वहां तो बहुत बुरी तरह बदली है। तो कहीं न कहीं ये जो घुसपैठ वाला जो एक वो था ना, ये बहुत ज़्यादा है। और देखिए भैया अंत में बात आती है फिर वोटिंग की, आंकड़ों की। भाई मुसलमान आपको वोट देगा नहीं, 15, 20, 25% हिंदू ममता के साथ, कांग्रेस के साथ जाएगा ही। आपको फिर वोट कौन देगा? सिर्फ हिंदुओं के 70% वोट से आप 45% का वो आंकड़ा नहीं छू पा रहे ना। तो सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में चुनाव भाषण ठीक है, आप और मैं यहाँ दिन भर बातें कर सकते हैं, लेकिन भाषण से, बातों से चुनाव नहीं जीता जाएगा। ईवीएम में से भाषण नहीं, ईवीएम में से वोट निकलेगा। है। और कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने बंगाल में वोट तो भाई उसके पास है, वोट का गणित उसने क्रैक कर लिया है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी वही चुनौती बनने जा रही है। बाकी एक चीज हो सकती है कि अगर आज भी राष्ट्रपति शासन लगा के और भाई पैरामिलिट्री लगा के बढ़िया से चुनाव कराए तो हो सकता है कुछ चांस हो। लेकिन काडर भी हताश निराश रहा है, क्योंकि 2019 के बाद वो जो हिंसा हुई उस काडर के साथ, वो भी उस काडर ने देखा, वोटर ने देखा, तो कौन। और हिंदुओं को देखिए भाई शुरू से एक आदत रही है ना, कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। तो ये अगली बार को पता नहीं कितनी बार और ममता आ जाएगी। तो ये आखिरी मौका है बंगाल में ममता का किला ढाने का। लेकिन अभी मुझे वो किला, उस किले के दरवाजे अभी ब्रीच होते हुए, टूटते हुए दिख नहीं रहे हैं। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।